और पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत सरकार एक्शन में है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने तैयारियां कर ली हैं। कल गृह मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया था। आज मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक भी हुई, जिसमें 244 जिलों में होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें सिविल डिफेंस के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। मॉक ड्रिल को लेकर देश के अलग अलग शहरों में आज से ही हलचल दिख रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मॉक ड्रिल है क्या और इसमें क्या होगा। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भट्ट मौजूद हैं। तो विपिन, बताइए मॉक ड्रिल में क्या होगा और ये क्यों अहम है? जी, मॉक ड्रिल के अंदर क्या होगा, तो मॉक ड्रिल में देखिए मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं, लेकिन पहले जो जानकारी है वो आपको दे देते हैं कि क्या अभी अनाउंसमेंट आई है। तो 7 मई बुधवार को ये मॉक ड्रिल होनी है। सरकार ने डेट अनाउंस कर दी थी और अब इस मॉक ड्रिल में शहरों के नाम भी आ गए, जगहों के नाम भी आ गए। तो देश के 244 जिलों में इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा। तो बड़े शहरों में इसका काम होना है, 244 जिलों में ये फैला होगा। लेकिन जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका मकसद क्या है? देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद है हमले के लिए लोगों को अलर्ट करना, ताकि किसी भी स्थिति में, किसी भी तरह के हमले में देश की जनता अलर्ट पर रहे और उन्हें पता हो कि हमले के वक्त किस तरीके से अपने आप को बचाना है। अब इसके तहत होगा क्या क्या? सायरन की टेस्टिंग, यानी जब एयर रेड्स होते हैं, हवाई हमला हो या किसी और प्रकार का हमला हो, आमतौर पे हवाई हमले के दौरान ये होता है, तो सायरन बजता है और एयर रेड के सायरन के साथ अभ्यास करने की बात की। अगर सायरन बज रहा है तो देन आपका एक्शन क्या होना चाहिए, आपको क्या सुरक्षित जगहों पर जाना चाहिए, शेल्टर में छिपने का अभ्यास जो होता है सायरन बजने के साथ, वो कौन सी जगह होंगी जब आप किसी हवाई हमले से सुरक्षित होंगे। स्कूल दफ्तरों में सेफ जोन की पहचान कराई जाएगी कि अगर आप अपने दफ्तर में हैं, स्कूल में हैं, किसी और जगह है, तो सेफ जोन को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे उस तक पहुंचेंगे। इसके अलावा हवाई हमले की सूरत के लिए ब्लैकआउट की ड्रिल। देखिए, जब ये तो हो गई दिन की बात या किसी भी 24 घंटे में कभी भी हमला हो, लेकिन अगर हमला रात को हो रहा है तो आमतौर पे ये रहता है कि ब्लैकआउट्स किए जाते हैं ताकि दुश्मन को वो इलाके ना दिख सके जहां पर बहुत ज़्यादा लाइट्स हो, या ऐसे शहरी इलाके। कई बार ये होता है कि विमान इतनी तेज़ी से उड़ते हैं कि उनके रडार भी उस तरीके से चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो आज भी युद्धों में अगर रात की तरफ हवाई हमले हो रहे हैं, लाइट ही सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, तब ब्लैकआउट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ड्रिल कराई जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्रेनिंग, अगर मान लीजिए किसी तरह की क्षति हो ही जाती है, किसी को चोट लगती है, कोई घायल होता है, तब किस तरीके से आप उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करेंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सीपीआर, फायर सेफ्टी जानकारी दी जाएगी, तमाम वो चीज़ें जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के काम आती है। इसके अलावा एक और चीज़, राशन पानी स्टोर करने को लेकर बताया जाएगा। जब युद्ध होता है तो कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जब आपके मार्केट्स बंद होते हैं या सप्लाईज रुक जाती हैं। ऐसे में जो एसेंशियल्स हैं, पानी हो गया, राशन हो गया, इनको कैसे स्टोर करना है ताकि किसी तरह का कोई पैनिक ना मचे, उसको लेकर बताया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर मॉक ड्रिल आधारित रहेगी। इसी की प्रैक्टिस लोगों को कराई जाएगी, उनको इसके बारे में बताया जाएगा। अब वो कौन से स्थान हैं, जैसे मैंने कहा 244 जिलों की बात हो रही है, लेकिन जो प्रमुख शहर है मैं उनका एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे देता हूं। श्रीनगर ऑफ कोर्स सारी लड़ाई का केंद्र जो है, अगर होती है तो वो जगह है, वहां पर मॉक ड्रिल होगी। आपने अभी कुछ तस्वीरें भी देखी। अमृतसर, क्योंकि ये पूरी जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, इंडिया की वेस्टर्न बॉर्डर, और दिल्ली उसमें शामिल है प्रमुख शहरों में जहां पर ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इधर पटना, बिहार की राजधानी, यहां पर भी होगा। गांधीनगर, अहमदाबाद जैसे शहर, राजधानी गुजरात की, भोपाल, यहां पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इन सभी मेजर स्टेट कैपिटल्स के अंदर होगी। मुंबई के अंदर होगा। मैंने कहा आपसे 244 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें सभी बड़े शहर शामिल हैं। कोलकाता में भी मॉक ड्रिल्स होंगी, यानी चेन्नई में भी उसका नाम शामिल है। यानी ऑलमोस्ट ये पूरा देश, बेंगलुरु जैसा शहर, जहां प्रमुख शहर, प्रमुख संस्थान, गुवाहाटी, ये सब उसके अंदर शामिल है। ऐसे 244 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें 7 मई को ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। शुक्रिया विपिन आपका ये समझाने के लिए व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली मॉक ड्रिल है क्या, क्या रेलेवेंस है इसकी मौजूदा स्थिति में। और इनफैक्ट कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में अलर्ट है। मॉक ड्रिल को लेकर दिल्ली में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में खास तैयारियां की गई हैं। मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने, देखिए।
पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की स्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, उसके चलते कल दिल्ली में मॉक ड्रिल की बात की जा रही है। देश भर में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। उससे पहले तस्वीरें आपको कनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि बसों के हिसाब से जो सीआरपी हैं, जो दिल्ली पुलिस है, उनके तमाम जो जवान है वो यहाँ पर ऑलरेडी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से आप पीछे की तरफ तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कर्मी नजर आएंगे। उधर आप कनॉट प्लेस के गेट नंबर 6 के पास देखेंगे तो यही स्थितियां आपको नजर आएंगी। धीरे धीरे इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। मॉक ड्रिल कल होना है जिसमें साफ तौर पर आम सिटीजन से लेकर सेना तक को ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे ऐसे हालातों में आप तैयार रहते हैं। सेना अपने सिस्टम को क्रॉस चेक करेगी। यहाँ आप देखें कितनी तैनाती यहाँ पर आपको पुलिस वालों की नजर आ रही है। यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के भी जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। कनॉट प्लेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ मॉक ड्रिल से पहले सिक्योरिटी को तो टाइटन अप किया ही गया है। साथ ही यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपी हैं, उसका भी दल यहाँ पर तैनात किया गया है। क्या करें ऐसे में जब अचानक आप बाहर हो और एयर सायरन बजने लग जाए। एयर सायरन कुछ इस तरीके का जो आपको अभी फिलहाल साउंड सुनाई दे रही है, ये एयर सायरन जैसे ही बजना शुरू हो तो आपको सबसे पहले शेल्टर लेनी है। शेल्टर एक ऐसी जगह में जहां पर आप मैक्सिमम बच सकें। यहां पर मैं हूं और ये 2 दीवारों से मुझे यहां शेल्टर मिल जाएगा। ये एक बेटर जगह है बनिस्बत की मैं बाहर खुले में खड़ी रहूं। यहां से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो और मोर कवरेज हमें देखनी है जहां पर हम बीच में सेफ हो। तो यहां मैं आती हूं तो ये 2 दीवारें मुझे यहाँ सेव कर रही हैं। इसके अलावा छत भी है तो यहाँ पर मुझे वहां की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी मिल पाएगी। शीशों से दूर रहना है। जो शीशों की दुकानें हैं, शीशों की जो भी चीजें हैं, उनसे आपको दूर रहना है। और अगर आपके आसपास इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं है, अगर आप बिल्कुल ओपन में हो तो आपको करना यह है कि आपको रेफ्यूज लेना है। आपको ऐसी जगह घुसना है जो अंडरग्राउंड है। जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर अंडरग्राउंड दिख रहा है ये सबवे। तो ऐसे में सीधा सबवे की तरफ जाकर आपको सबवे में नीचे की तरफ जाना है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे तैयार रखें वही चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने आसपास की जगह में शेल्टर लेने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड जगह है तो वहां जाकर सबसे पहले घुसकर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और मॉक ड्रिल को लेकर श्रीनगर की डल झील में भी तैयारियां चल रही हैं। देखिए सपना शुक्ला की रिपोर्ट। देश भर में एक मॉक ड्रिल आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मॉक ड्रिल एसडीआरएफ की ओर से श्रीनगर में किया जा रहा है। ये देखिए, ये एसडीआरएफ की बोट्स हैं जिनका मॉक ड्रिल आप देख रहे हैं और ये डल लेक के भीतर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके पीछे उनके साथ एक बोट में हम लोग भी हैं। ये मॉक ड्रिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से हमने स्थिति देखी है टूरिस्ट को लेकर पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद में प्रशासन बेहद सजग है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर कहीं आता है तो वो यही है डल लेक के आसपास श्रीनगर में सबसे पहले। इसीलिए देखिए इस तरीके का मॉक ड्रिल यहाँ किया जा रहा है और यहाँ इनका मकसद यही है कि सभी टूरिस्ट को भी समझाएं और साथ ही साथ जो नाव वाले हैं उनको भी समझाया जाए कि किसी भी आपात स्थिति से आखिर कैसे निपटना है। जरा वो एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। इस तरीके से इनके पास में अलग अलग उपकरण भी हैं, जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो हैं, उसके जरिए ये कैसे बचा सकते हैं अगर कोई डूब रहा है, आपात स्थिति में है या कोई मुश्किल स्थिति आ गई है तो कैसे निपटा जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण है ये जो मॉक ड्रिल आज हो रहा है। कम से कम आज अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में एक बेहद महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल। और महाराष्ट्र में भी कल मॉक ड्रिल की जाएगी। क्या होगा इसमें, इस बारे में महाराष्ट्र के सिविल डिफेंस डायरेक्टर प्रभात कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। मॉक ड्रिल की डिटेल जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन सी जगह पे मॉक ड्रिल्स होगी, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरह की मॉक ड्रिल होगी सर? ये महाराष्ट्र में जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये हम मॉक ड्रिल आयोजित करने वाले हैं। इसमें करीब हमारे पास 10,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स इस मॉक ड्रिल में कल पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें युद्ध की परिस्थिति हो या युद्ध जैसी कोई परिस्थिति हो तो इसमें एक सामान्य नागरिक उसमें खुद की रक्षा कैसे कर सकता है और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कैसे कर सकता है, इसकी ट्रेनिंग जा सकती है। किसी तरह की जीवित हानि या किसी भी प्रॉपर्टी की हानि को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है और इसके कैसे जल्दी से जल्दी संबंधित को इसमें अलर्ट किया जा सके ताकि मदद पहुंच सके, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सर ये जो मॉक ड्रिल होगा वो भीड़ भाड़ इलाके या वाइटल इंस्टॉलेशन किस किस जगह पर सही होगी? आपने कोस्टल तो बोला ही बोला, मुंबई काफ़ी ज़्यादा हमेशा सेंसिटिव रहा है वाइटल इंस्टॉलेशन। मुंबई में कहाँ कहाँ हो सकता है सर मॉक ड्रिल?
ये इसमें मुंबई में जो वार्ड सिस्टम के हिसाब से जो हमारे वॉलंटियर्स है वहाँ पे ऑपरेट करेंगे। और इसमें एक खास करके जो किसी सिचुएशन में जब वैसा लॉस एंड डैमेज की सिचुएशन होती है उस समय प्रॉपर्टी एंड पर्सन की रक्षा के लिए एक सिविलियन क्या कर सकता है, उसकी हम उसमें मॉक ड्रिल करके फीडबैक लेने वाले हैं। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र की शरण में जाने वाला दांव उल्टा पड़ गया और संयुक्त राष्ट्र परिषद ने पाकिस्तान को न केवल लताड़ लगाई बल्कि उसके परमाणु हथियारों के इस्तेमाल वाली धमकी को भी आड़े हाथों लिया। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारी पाकिस्तान के गले की फांस बन गई है। वो संयुक्त राष्ट्र परिषद में गया तो था भारत के खिलाफ जहर उगलने, लेकिन यूएनएससी जाने का पाकिस्तान का दावा उसके लिए उल्टा पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने न केवल आतंकवाद पर पाकिस्तान से सवाल पूछे बल्कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा की भूमिका को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और यूएनएससी ने पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और हमले के लिए जिम्मेदारों को सजा दिलाने पर जोर दिया। साथ ही धर्म के आधार पर टारगेट किलिंग पर भी चिंता जताई। इसके साथ ही पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु हथियारों की धमकी को भी तनाव बढ़ाने वाला बताया। यानी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ की साजिश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बार फिर नाकाम हो गई। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है। I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgan on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. और भारत की तैयारियां देख पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खौफ में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत एलओसी पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वहीं एक टीवी शो में डर से ख्वाजा आसिफ की आंखों में आंसू आ गए। आप ख्वाजा साहब लीड ले लें, आप पाकिस्तान के बड़ों में से हैं, आप लीड ले लें। कोई जो बड़ा बनेगा इसकी इज्जत में इजाफा होगा, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में कमी नहीं लाएगा। अभी आपके मुझे एक सच्चाई आप में नजर आई है जब आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो आंसू इस कौम के लिए आगे बढ़ जाएं, अल्लाह आपको और इज्जत देगा, कमी नहीं आएगी इसमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और झारखंड के रांची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के 3 दिन पहले पीएम मोदी के पास खुफिया जानकारी थी, इसीलिए वो कश्मीर नहीं गए। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र ने आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट होने के बाद भी पहलगाम में ज्यादा सुरक्षा क्यों नहीं तैनात की। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया। और पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद किया। फिर कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। इससे भारत से पश्चिमी देशों के लिए उड़ानों पर गहरा असर पड़ा है। वहीं पाकिस्तान को भारी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। पूरी तस्वीर समझा रहे हैं रोहन सिंह।
पाकिस्तान ने भले ही अपने एयर स्पेस को सिर्फ भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद किया हो, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े एयरलाइन पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं, पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। लुफ्तांसा और एयर फ्रांस ने तो खास तौर पे स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो अगली सूचना मिलने तक पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा स्विस इंटरनेशनल एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज ने भी अपनी कई फ्लाइट्स के लिए का जो रूट है वो बदला है। अब वे पाकिस्तान के एयर स्पेस के अलावा बाकी वैकल्पिक रूटों से जा रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं, लुफ्तांसा की जो दिल्ली फ्रैंकफर्ट की जो फ्लाइट है, अगर आप देखें, ये पहले का रूट है जो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब लुफ्तांसा ने अपना नया रूट लिया है। ये अरेबियन सी के थ्रू जाता है और ये भले ही थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की अनिश्चितता है, कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। भारतीय एयरलाइंस पे कुछ असर ज़रूर पड़ा है, खासतौर पे यूरोप, यूएस और जो मिडिल ईस्ट की कई फ़्लाइट्स हैं वहाँ पर असर पड़ा है। लंबी उड़ानें हो गई हैं, 3 से 6 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है और जो फ्यूल है उसका कंजम्पशन भी बढ़ा है। हालांकि भारत सरकार इसके लिए कुछ कोशिशें कर रही है मिटिगेशन के लिए। असर किस तरह का पड़ रहा है, ये दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है, जो पहले का रूट है, ये आप देख सकते हैं पोलर रूट लिया करता था। ये नया रूट है, ये साफ तौर पे अवॉइड कर रहा है पाकिस्तान के एयर स्पेस का और यहाँ पे इसे रीफ्यूलिंग के लिए वियना में एक बार रुकना पड़ता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें हर एयरलाइन ये चाहती है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से बचे और खुद इससे पाकिस्तान के पूरे एविएशन का नुकसान हो रहा है। हर दिन पाकिस्तान का लगभग $3 लाख का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान किस लिए हो रहा है, तो जो ओवरफ्लाइट शुल्क हैं या फिर जो नेविगेशन के चार्जेस हैं, बाकी जो इस तरह के एविएशन चार्जेस हैं, उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हर महीने अगर रुपी टर्म में देखें तो 75 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले पाकिस्तान का है। और भारत ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है, जिसे डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर विकसित किया है। ये माइन पानी के नीचे के खतरों से निपटने में नौसेना की क्षमता बढ़ाएगी। ये तस्वीरें पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाली है। पहलगांव हमले के बाद जो हालात बने हैं, उसमें भारत ने समंदर में अपना सबसे लेटेस्ट हथियार का सफल परीक्षण किया है। नीले समंदर में दुश्मन को दहलाने वाले इस हथियार का नाम है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। इस हथियार को डीआरडीओ और नौसेना ने मिलकर बनाया है। ये माइन समंदर के भीतर दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों को तबाह करने की क्षमता रखती है। ये समुद्री सुरंगों की तरह काम करती है, जो दुश्मन के जहाज या फिर पनडुब्बियों के समुद्री सीमा में प्रवेश करने पर उन्हें नष्ट कर सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बड़ी कामयाबी के लिए नेवी और डीआरडीओ को बधाई दी और कहा कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की अंडर सी युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगी। डीआरडीओ के मुताबिक सफल परीक्षण के बाद भारत का ये नया हथियार नेवी में शामिल होने को तैयार है। और संयुक्त राष्ट्र में आतंक को शरण देने पर पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। आवाज अड्डा में आज इस पर करेंगे चर्चा। घिरा पाकिस्तान, मिटेगा नामो निशान। 7:57 पर। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हरियाणा के करनाल पहुंचे। राहुल पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर गए, जहां उन्होंने विनय की पत्नी हिमांशी और उसके परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले राहुल शुभम द्विवेदी के घर कानपुर गए, जहां उन्होंने शुभम के परिजनों से मुलाकात भी की। और रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब बात मार्केट अपडेट की। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 156 अंक गिरा तो निफ्टी 82 अंक फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा बिकवाली रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए पूरा मार्केट एक्शन कहां पर प्रेशर रहा आज सबसे ज्यादा? तो डेफिनेटली आज बाजार में हमें एक प्रेशर तो देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो वहाँ पे जो कमजोरी है वो भी और भी ज़्यादा गहराती हुई नजर आई है। इस टाइम पे अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक किस तरीके का मार्केट के अंदर एक्शन रहा है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की, जहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में हमें करीब करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। भारतीय एयरटेल 2%, हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब करीब 0.25% की तेजी और टाटा स्टील भी करीबन 2% के गेंस के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए इस टाइम पे तो SBI लाइफ 3%
की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। ट्रेंड 3%, इटर्नल यानी कि जोमेटो में भी 3% का प्रेशर रहा है और अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पे भी 4.25% की कमजोरी आज के सत्र में देखी गई है। देखिए आज सारे ही पॉकेट्स में ऑलमोस्ट हमें एक पेन तो डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया था ड्यू टू जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। इसके अलावा अगर मिड कैप की बात करी जाए, गेनिंग साइड में बायोकॉन, मुथूट फाइनेंस, पॉलीकैब और साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर ने आज एक हल्का फुल्का गेन लेके क्लोजिंग दिखाई है। लूजिंग स्ट्रीक में पेटीएम में करीब 6% की गिरावट देखने को मिली है। यूनियन बैंक की बात करी जाए तो 6.5% का प्रेशर यहां पे भी परसिस्टेंट रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 6.5% और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी करीब 6% के प्रेशर के साथ आज के सत्र में हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में आज एक दबाव तो था। शुक्रिया कंचन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन अगर मार्केट एक्शन की ही बात करें तो फार्मा स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिल रहा था। दरअसल फार्मा सेक्टर पर ट्रंप की टेढ़ी नजर बनी हुई है। फार्मा सेक्टर को लेकर ट्रंप ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका मकसद अमेरिका में दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना है। साथ ही अमेरिकी दवाओं के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की तैयारी में भी हैं। क्या है तमाम डिटेल समझते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। देखिए, ट्रंप का एक पहले भी कंसर्न रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स जो यूएस में होते हैं वो काफ़ी महंगे हैं और हेल्थ केयर काफ़ी महंगा है यूएस में। तो कॉस्ट घटाने के लिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप साहब ने टैरिफ्स के बारे में बताया है पहले भी, और कुछ ही हफ्तों में उनकी येस्टरडे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो वार्ता हुई, उसमें कुछ ही दिनों में फार्मा पे भी टैरिफ लगाने की बात उन्होंने की है। इनफैक्ट अगर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखें तो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए काफ़ी सारे मसौदे उन्होंने साइन किए हैं। उसके अंदर यूएस में किस तरीके से दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाना, यूएस एफडीए को ये भी निर्देश दिया गया है जो वहाँ की फार्मा वॉचडॉग है कि अप्रूवल्स जो अमेरिकी प्लांट होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं, उनको फास्ट ट्रैक किया जाए, और फॉरेन में जो इंस्पेक्शन होते हैं, जो लाइसेंस फ़ी होती है, जो अप्रूवल्स होते हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो यूएस एफडीए महंगी करे। तो कहीं ना कहीं फोकस है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में और निर्यात पे फोकस करने के बजाय जो कंपनीज हैं यूएस बेस्ड, इनको डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस करने के लिए ज़्यादा तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। ऑब्वियसली अगर हम कौन सी यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली कंपनियों के बारे में बात करें तो रोश है, नोवार्टिस है, एली लिली है, जॉनसन एंड जॉनसन है। तो इन सारी कंपनियों ने यूएस में निवेश बढ़ाने के बारे में ऑब्वियसली केपेक्स प्लान्स अनाउंस किए हैं। भारतीय फार्मा सेक्टर पे कैसे असर होगा, क्योंकि ट्रंप ने अब एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए बात की है और उसको विदेशी जो प्लांट्स है उस पर यूएसएफडीए को सख्ती बरतने के लिए कहा है। वहाँ जांच की जाए, वहाँ क्वालिटी चेक की जाए। तो बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन यूएसएफडीए को लाने के निर्देश प्रेसिडेंट ट्रंप ने दे दिए हैं। हालांकि अगर हम नुआमा की बात करें, जो इनकी जो रिपोर्ट आई है आज फार्मा सेक्टर पे, वो ये कह रहे हैं कि अजंता, टोरेंट फार्मा, दिवीज लैब जैसे काउंटर्स में खरीदारी करें, क्योंकि इनको लगता है कि जेनेरिक फार्मा, क्योंकि भारतीय कंपनी सस्ती दवाएं भेजती हैं यूएस में, जेनेरिक होती हैं, ब्रांडेड ड्रग्स नहीं होते हैं, तो इन जेनेरिक दवाओं को जो है ट्रंप टैरिफ नहीं लगाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो सस्ता होता है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर की कॉस्ट पे वो असर करेगा। इसके अलावा यूएस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चाइना को टारगेट कर रहा है, क्योंकि चाइना से एक बड़ा एपीआई बिजनेस और एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है यूएस में, तो चाइना को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है और इस तर्ज पे शायद भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, ऐसा नुआमा को मानना है। और दिल्ली में आने वाले दिनों में अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो राज्य सरकार आपको इसके ब्याज पर थोड़ी राहत दे सकती है। दिल्ली की आगामी ईवी पॉलिसी में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी होगी। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन बताएं। जी, दिल्ली ईवी पॉलिसी आने ही वाली है, 1 महीने के अंदर ही आ जाएगी और उसके साथ ही दिल्ली सरकार एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी। हर वो व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहता है और उसके लिए लोन लेता है, दिल्ली सरकार उसकी थोड़ी मदद करेगी ब्याज चुकाने में। उसका एक हिस्सा जो है वो सबवेंशन के थ्रू ले आएगी। तो कितना होगा, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग होगा। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हैं, जो इंडिविजुअल बायर्स हैं उनको 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। जो फ्लीट ओनर्स हैं उनको 3% का मिलेगा। साथ ही अगर जो टैक्सी है वो कोई खरीदना चाहता है तो उस पर भी 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी। इसमें ये ज़रूर है कि एक कैपिंग रहेगी कि इतनी गाड़ियों को ही स्कीम में शामिल किया जा सकता है। कुल मिला के 3 साल के लिए पॉलिसी आने जा रही है। 383 करोड़ रुपए इसके लिए अलग रखे गए हैं और जैसे ही दिल्ली ईवी पॉलिसी आती है, दिल्ली सरकार इसका एक डिटेल गाइडलाइन भी लाने वाली है। शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ईवी को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन अमरनाथ की
पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो करीब 38 दिन तक चलेगी। 9 अगस्त को छठी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन यात्रा पूरी होगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। 13 से 70 साल की उम्र तक के लोग अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। और एक इन्फ्लुएंसर की खुदकुशी के बाद सोशल मीडिया के चलते मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चर्चा में है। इसका शिकार इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोअर्स दोनों पर होता है। क्या है ये मायाजाल, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर।